अगला जो हमारे सामने प्रश्न है वह है कि संविधान कितने प्रकार का हो सकता है। तो तरीका संविधान का तो बहुत सारा हो सकता है। वर्गीकरण का, वर्गीकरण में एक चीज का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। किसी भी संकल्पना का, किसी भी चीज का वर्गीकरण कर रहे हैं तो वर्गीकरण के आधार होने चाहिए। किस आधार पर बांटा उसको? तो सबसे पहले कहा कि विचारधारा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, कितने तरह का संविधान हो सकता है। तो हमने 4 लिखा है यहां: उदारवादी, समाजवादी, साम्यवादी और लोकतांत्रिक। उदारवादी कह रहे हैं लिबरल, लिबरल। यह कहा जा रहा है सोशलिस्ट, यह हो गया कम्युनिस्ट, और यह हो गया डेमोक्रेटिक। ये 4 तरह के संविधान हमारे सामने हो सकते हैं आइडियोलॉजी या विचारधारा के आधार पर। उदारवादी जो संविधान होता है, जैसे अमेरिका, भारत का भी संविधान है उदारवादी बहुत हद तक। तो उदारवादी संविधानों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसको कहा जाएगा लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन में कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल देने वाले संविधानों को उदारवादी संविधान कहते हैं। हमारी स्वतंत्रता भी है भारत के संविधान में, तो हमारा संविधान भी उदारवादी कहा जाएगा। अमेरिकी संविधान भी उदारवादी है। दूसरा है समाजवादी, सोशलिस्ट। ऐसे जितने संविधान हैं उनमें यह बात स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए कि संसाधनों का वितरण कौन करेगा। संसाधन कैसे? आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, सब। संसाधनों का वितरण कौन करेगा, उस पर बल देने वाला जो संविधान है उसको हम कहते हैं समाजवादी। अब कौन करेगा? तो राज्य करेगा। कैसे? भारत के संविधान में कहां लिखा हुआ है बात? अनुच्छेद 39 बी है और सी है, जिसको हम या सी मान ले केवल सबसे सटीक। 39 सी, 39 सी में यह लिखा है कि राज्य उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर रोक लगाएगा। द स्टेट शैल प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, ये 4 उत्पादन के साधन हैं। तो भूमि और पूंजी जो हमारे उत्पादन के साधन है मूलतः, इनका संकेंद्रण एक व्यक्ति के पास या निजी व्यक्तियों के पास या निजी हाथों में नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा राज्य कि वह संसाधन सबके पास उनकी आवश्यकता के अनुरूप उन्हें उपलब्ध हो जाएं। यह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का समता मूलक वितरण। यह कार्य करना है राज्य को। तो ऐसा संविधान जिसमें राज्य को उत्पादन के साधनों या राज्य को संसाधनों के वितरण के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, उस संविधान को समाजवादी संविधान कहते हैं। और भारत के संविधान में भी ऐसा उल्लेख है, इसलिए भारत के संविधान में समाजवादी गुण भी मौजूद है, उदारवादी गुण भी मौजूद है। क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है और राज्य को संसाधनों के वितरण के लिए उत्तरदायी भी बनाया गया है। तीसरा है साम्यवादी संविधान, कम्युनिस्ट। यह कह रहा है कि
यहां तो था कि वितरण कौन करेगा। साम्यवादी यह कहता है कि संसाधनों पर स्वामित्व किसका होगा, हु विल ओन द रिसोर्स। तो साम्यवाद का अर्थ हो रहा है कि समुदाय का संसाधनों पर स्वामित्व होना चाहिए। साम्यवादी संविधान यह बता रहा है कि संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व होगा। जैसे चीन है, सोवियत संघ हुआ करता था पहले, तो चीन का संविधान साम्यवादी है, कम्युनिस्ट है, इसलिए वहां संसाधनों पर समुदाय के स्वामित्व को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। हमारे संविधान में कुछ कुछ गुण सभी के हैं, कुछ उदारवादी, कुछ समाजवादी, कुछ साम्यवादी, कुछ यह। कैसे? 39C में तो अभी बताया कि राज्य उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को रोकेगा। 39B यह कहता है कि भौतिक संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व होगा। देयर शैल बी कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। ये बात भी वही है कि समुदाय का संसाधनों पर स्वामित्व होना चाहिए। तो हमारे यहां भी संसाधनों पर भारत के नागरिकों का स्वामित्व है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। और नागरिकों ने राज्य बनाया है, इसलिए राज्य को दायित्व सौंपा है कि वह उनका वितरण करे सभी के लिए। तो हमारे संविधान में जो उदारवादी गुण है वह समाजवादी भी है, साम्यवादी भी। जो लोकतांत्रिक संविधान होते हैं उनमें समानता और न्याय जैसी संकल्पना पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। स्वतंत्रता तो है ही, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है भारत में, और सामाजिक, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय भी उपलब्ध कराना है नागरिकों को, यह भी उल्लेख है। तो विचारधारा के आधार पर संविधानों को अगर बांटा जाए तो उदारवादी संविधान में मुख्य बल क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता। समाजवादी संविधान में है संसाधनों का वितरण राज्य द्वारा। साम्यवादी संविधान में है कि संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व, और लोकतांत्रिक संविधानों में है कि समानता और न्याय पर विशेष बल है। ये चारों गुण भारत के संविधान में विद्यमान है। दूसरा है स्रोत के आधार पर संविधान तीन तरह के होते हैं, दो तरह के, अधिनियमित और विकसित, इनेक्टेड एंड फ्रेम्ड या इवॉल्व्ड। इनेक्ट कर दिया हमने या उसको इवॉल्व कराया, धीरे धीरे विकसित हुआ। तो भारत का संविधान जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आपने भी पढ़ा होगा, अधिकांशतः हम पढ़ते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से धीरे धीरे संविधान का विकास हुआ और अंतिम रूप से संविधान सभा ने उसे लिखा। तो भारत का संविधान है या कोई भी ऐसा संविधान जो एक लंबी अवधि में धीरे धीरे विकसित होता है, उसको हम कहते हैं विकसित संविधान या इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है, लेकिन लंबे समय से संवैधानिक चीजों पर कार्य कर रहा है ब्रिटेन, उसका संविधान भी विकसित है, लिखित नहीं है। हमारा संविधान विकसित भी है और लिखित भी है। तो एक संविधान ऐसा होगा। दूसरा कैसा होगा कि जब संविधान लिखा तो उसको किसी संस्था ने पास करके, पारित करके कानून का रूप दे दिया, उसको कहा जाएगा अधिनियमित। अधिनियम के तौर पर
कानून के तौर पर हमने उसको बना दिया है। जैसे भारत के संविधान को संविधान सभा ने पारित करके 26 नवंबर 1949 को हमने लिखा कि हम इस संविधान को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, अधिनियमित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित 3 शब्द हैं। अंगीकृत किया, एडॉप्ट किया, अधिनियमित किया, इनेक्ट किया और आत्मार्पित कर लिया, अपने आप को सौंप दिया। वी हैव गिवन इट टू आवरसेल्व्स। तो हमारा संविधान विकसित भी है और अधिनियमित भी है। तीसरा है स्वरूप के आधार पर लिखित एवं अलिखित, संहिताबद्ध एवं असंहिताबद्ध। ये क्या है? लिखित संविधान तो समझ में आ रहा है कि एक दस्तावेज के रूप में संविधान है, जैसे भारत है, अमेरिका है, ये सब दस्तावेज हैं संविधान। अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन, इजराइल, इनके संविधान अलिखित हैं। अलिखित संविधान का अर्थ यह नहीं होता कि वहां जो सरकार है वह अपनी मर्जी से काम करने लग जाएगी। कहा जाएगा कि अलिखित संविधानों के जो स्रोत होते हैं वो सदैव लिखित होते हैं। संविधान भले अलिखित है, उसके स्रोत लिखित हैं। जैसे इजराइल में एक दस्तावेज है जिसको कहते हैं हरीरी लॉज। हरीरी का दस्तावेज है, हरीरी का कानून है, एक दस्तावेज है, हरीरी ने बनाया था, नाम है व्यक्ति का। तो हरीरी ने सबसे बड़ा कानून बनाया वहां का, उसी को हमने एडॉप्ट कर लिया कि यही हमारी संवैधानिक विधि की तरह कार्य करेगा। तो सरकार इजराइल की कोई भी काम करे, यह ध्यान दिया जाएगा कि उस हरीरी दस्तावेज का उल्लंघन नहीं हो। तो संविधान भले लिखित नहीं है, स्रोत लिखित है। उसी तरह अगर ब्रिटेन की बात करें तो मैग्ना कार्टा 1215, पिटिशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, इंग्लैंड का। ये जो सारे दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज उसके लिखित स्रोत हैं और तब संविधान अलिखित है। इसका अर्थ है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए कानून किसी भी परिस्थिति में इन दस्तावेजों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए अलिखित संविधान होने के बावजूद वहां सरकारें अपनी इच्छानुसार या अपनी मर्जी से काम नहीं करती। इसके अलावा 2 शब्द और आए, संहिताबद्ध, कोडिफाइड, और असंहिताबद्ध, अनकोडिफाइड। संहिता है कोड। संहिता एक तरह की विधि है, जैसे हमने सुना होगा भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सब कोड है, संहिता है। तो भारत ने कानूनों को लिखित रूप देकर उनको उनका संहिताकरण किया। कहा जाएगा कि इंडिया हैज गॉन फॉर कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। जो बिखरे हुए थे प्रावधान, उनको एक जगह इकट्ठा करके एक दस्तावेज में लिख दिया। हमने यह कहा कि 100 ऐसे अपराध हैं, तो 100 अपराध के लिए अलग अलग प्रावधान अलग अलग जगहों पर थे। हमने उनको एक जगह लाकर इकट्ठा करके एक किताब का, एक दस्तावेज का रूप दे दिया और यह कहा कि यह जो संहिता होगी इसको कहा जाएगा भारतीय दंड संहिता।
तो भारत ने संहिताकरण की पद्धति अपनाई। ये हमने ली है कहां से? जापान से, कोडिफिकेशन। तो जिन राष्ट्रों में संवैधानिक प्रावधान एक ही दस्तावेज में होते हैं, उन संविधानों को संहिताबद्ध संविधान कहा जाता है। एक ही दस्तावेज में सारे प्रावधान उल्लिखित होने चाहिए, उसको कहा जाएगा संहिताबद्ध। जैसे जितने भी लिखित संविधान हैं, अधिकांश उसमें से लिखित तो है ही, संहिताबद्ध भी है। क्यों? क्योंकि सारी बातें उसी दस्तावेज में लिखी गई हैं। जैसे भारत का संविधान है, अमेरिकी संविधान है, कोई भी संविधान उठाकर देख लें जो लिखित है, वो सामान्यतः संहिताबद्ध ही होता है। एक राष्ट्र है जिसका संविधान लिखित है लेकिन असंहिताबद्ध है, और वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में दो दस्तावेज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया 1901 और ऑस्ट्रेलिया एक्ट 1986। ये दो दस्तावेज हैं जो संविधान की तरह कार्य करते हैं। कुछ प्रावधान ऑस्ट्रेलिया एक्ट में रख दिए गए, दिशा निर्देश देने वाले प्रावधान। तो ऑस्ट्रेलिया एक्ट एक अलग दस्तावेज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक अलग दस्तावेज हो गया। तो कहा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वह लिखित है, असंहिताबद्ध है, और भारत अमेरिका जैसे राष्ट्रों का संविधान लिखित भी है और संहिताबद्ध भी है, रिटन एंड कोडिफाइड। इसके बाद है राजनीतिक संरचना के आधार पर संघीय या एकात्मक और परिसंघीय। इसका अर्थ क्या है? यूनिटरी, मतलब हो गया, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण नागरिक पर है, और जो परिसंघीय है उसमें केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और तब नागरिक। तो दो सरकारें अलग अलग स्तरों पर कार्य कर रही हैं, यह परिसंघीय ढांचा हो गया। और अगर केवल केंद्र सरकार काम कर रही है तो वह संघीय हो गया। तो इस आधार पर हम संविधानों का वर्गीकरण कर सकते हैं। विचारधारा के आधार पर उदारवादी केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल, समाजवादी संसाधनों के वितरण के लिए राज्य उत्तरदायी, साम्यवादी संसाधनों पर समुदाय का नियंत्रण, लोकतांत्रिक समानता और न्याय पर सर्वाधिक बल, अधिनियमित मतलब विधायिका द्वारा पारित, इवॉल्व मतलब ऐतिहासिक रूप से विकसित, लिखित एक दस्तावेज के रूप में, अलिखित है जिसके स्रोत लिखित हैं। एक ही दस्तावेज में है तो संहिताबद्ध है, एक से अधिक दस्तावेज हैं तो असंहिताबद्ध है। संघीय है मतलब केंद्र सरकार सीधे नियंत्रण रखती है नागरिकों पर, और परिसंघीय है तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अलग अलग स्तरों पर कार्य करके नागरिकों पर नियंत्रण रखती हैं। यह संविधान का वर्गीकरण है।